हेलो हेलो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी तक कवर कर रहे हैं PYQ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर ओ लेवल एग्जामिनेशन। तो जितने भी ओ लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उनकी बात कर रहे हैं, साथ साथ हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चंस की संभावना है। इन दोनों क्रम में हमने IoT का सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है कल तक। तो आज हम एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं आपको, पेपर नंबर 3 जिसका नाम है M3R5 और इसका इस पेपर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। इसके पहले चैप्टर को हम देखेंगे, हालांकि इसके कुछ क्वेश्चंस आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग इसको लगातार देखते चलेंगे। ठीक है, आपने अगर M4R5 को नहीं देखा है, इसके क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वहां से उठा के देखिए। आई एम श्योर कि इतने अच्छे नंबर्स तो आपके आ ही जाएंगे कि आप एक अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाएं, आई मीन आप अच्छे ग्रेड के साथ क्वालिफाई कर पाएं। तो उसे देखना मत भूलिए, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, बाकी सारी चीज़ें आपको इसके पिन कमेंट में और बाकी सारी जगहों पे मिल जाएंगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से, और साथ साथ इस वीडियो का पूरा लाभ तभी आपको मिल पाएगा जब आप इसे लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए, अगर कोई इशू है तो आप उसे हमें बताइए। ठीक है, हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, और बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन, फ्लो चार्ट क्या है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है, उससे पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है। तो फ्लो चार्ट का आपको पता है कि देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक्स होती हैं, है ना, उसमें आप दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक होता है फ्लो चार्ट और दूसरा होता है एल्गो। ठीक है, एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट क्या है कि अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो ये है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें पिक्चर्स अलग अलग तरीके की इस्तेमाल होती हैं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि ये है स्टार्ट और एंड, उसके साथ आपको कुछ ऐसे बॉक्स देखने को मिलेंगे, है ना, इनपुट आउटपुट हो गया, आपका स्क्वायर शेप हो गया, सॉरी रेक्टेंगल शेप हो गया। ठीक है, फिर आपको कनेक्टर्स देखने को मिलेंगे, एरोज देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या है, ये बेसिकली फ्लो चार्ट का। एल्गोरिथम में क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम को ही प्रेजेंट करने का काम जो होता है वो करता है फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को आपके दिमाग में होना चाहिए कि बेसिकली हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने एक फ्लो चार्ट की बात की, तो फ्लो चार्ट के साथ जितने भी रिवेलेंट चीज़ें थी मैंने उनको कोशिश करी कि आपको मैं एक बार समझा सकूं। तो साथ साथ आप समझते रहिएगा, देखते रहिएगा, ताकि जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, लाइक जब भी आप कभी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसमें भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? तो पहली बात तो आपको SDLC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र। ये हिंदी है शुद्ध, तो शुद्ध हिंदी में न जाके आप इसे ऐसे ही याद रखें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, SDLC को अगर आपने पढ़ रखा है तो उसमें आपको पता होगा कि इसके 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 5 के पांचों जो होते हैं उनमें से अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें तो जो पहला होता है वो होता है एनालिसिस। देखिए, रिवाइज कर लीजिएगा इसको, पहला जो होता है वो एनालिसिस होता है, दूसरा होता है डिज़ाइन, तीसरा जो होता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, चौथा जो होता है वो होता है
मेंटेनेंस। माफ कीजिएगा, मैंने एक गलती कर दी है। पहला होता है प्लानिंग, है ना, पहला प्लानिंग, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिजाइन, चौथा इम्प्लीमेंटेशन, पांचवा मेंटेनेंस। तो ये 5 चरण होते हैं। ठीक, अब इसमें से अगर हम बात करें कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि देखिए डिजाइन तो होता है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में हम डॉक्यूमेंटेशन को लेते हैं, टेस्टिंग में ही हम एनालिसिस को लेते हैं, तो हम कंपाइलेशन की बात करेंगे तो कंपाइलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके बिहाफ पे भी आप तैयार रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम का उद्देश्य क्या है, एल्गोरिदम क्यों बनाए जाते हैं। अगर आपने एल्गोरिदम को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसका क्या फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमें पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना है, तीसरे स्टेप पे क्या करना है। और इस बिहाफ पे जब हमें ये पता चल जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन, टू सर्व एज डॉक्यूमेंटेशन गाइड, नहीं डॉक्यूमेंटेशन गाइड नहीं होता। टू फैसिलिटेट इफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ इसे कह सकते हैं। टू क्रिएट फ्लो चार्ट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर आप एल्गोरिथम यूज करते हैं तो एल्गोरिथम के बाद फ्लो चार्ट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। टू टेस्ट कोड फॉर एरर, नहीं ये रहे, वहां पे दूसरा सवाल सही था, मतलब मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला सही है कि समस्या के कुशल समाधान के लिए। Which of the following programming language is considered low level and hardware dependent? देखिए लो लेवल लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा है, हमने ऑलरेडी इसका एक ग्राफिक आपको वेबसाइट पे भी डाल दिया है, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी है। तो देखिए उसमें लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस, या जिसे आप LLL बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, और HLL, ये दोनों क्या हैं, इनमें कौन कौन से लैंग्वेजेस इस्तेमाल हुए हैं उसको आप एक बार देखेंगे। तो देखिए लो लेवल लैंग्वेज अगर हम इसमें से बात करें तो ये जो पहले 3 हैं वो है HLL। ये 3 क्यों हैं ये मैंने उसमें ग्राफिक्स में बता रखा है, आप देख लीजिएगा उसे। और फिर इसमें जो सही है वो है असेंबली जनरेशन, क्योंकि सॉरी असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होती थी। सिंपली मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में जो इस्तेमाल हुई उससे आपको लो लेवल लैंग्वेजेस बोला जाता था, बेसिकली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर का आउटपुट क्या होता है। तो अगर हम कंपाइलर की आउटपुट की बात करें तो कंपाइलर क्या काम करता है कि हमारे पास जितने भी कोड होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा और मशीन कोड और इंटरमीडिएट कोड के बीच में काम करता है। तो सोर्स कोड नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड और इंटरमीडिएट कोड। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द बेसिक मॉड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, कौन सा डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। देखिए डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारे पास सबसे ज़रूरी जो चीज़ आती है, देखिए एक तो होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस और तीसरा होता है आउटपुट, आखिरी में स्टोरेज, इसी को आईपॉस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो आईपॉस साइकिल में जो सबसे मेन होता है वो होता है प्रोसेस, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब इसी में आपको करने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम प्रोसेसिंग पे जाएंगे। इनपुट आउटपुट तो मतलब आप स्टार्टिंग करते हैं और एंड करते हैं किसी भी काम का, और प्रोसेस में जो होता है उसी में आप डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी वहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो हमें निकल के आया सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग वेब विकास या वेब डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। अब देखिए वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखिएगा HLL की बात हो रही है, ना कि लो लेवल लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो आपको ये पता है, देखिए यहाँ पे हम HTML का इस्तेमाल भी करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, CSS का भी इस्तेमाल करते हैं, SQL का इस्तेमाल नहीं करते, और जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे तो सबसे इफिशिएंट जो है इस समय वो जावास्क्रिप्ट है,
आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो आपको ये बताया, लाइक आपके उसमें पहली लाइन यही है कि इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर द वेब डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने वहीं से उठाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। बशर्ते HTML का इस्तेमाल भी होता है और CSS का। अगर ये होता कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं इस्तेमाल किया जाता तो आप SQL पे जाते। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये एडिट सही से नहीं हुआ है। प्रोग्रामिंग के संदर्भ में डिबगिंग का क्या लाइक अर्थ है? डिबगिंग का काम क्या होता है कि देखिए, एक तो होता है जब आप प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, आपने राइट किया, फिर आप क्या करते हैं, कंपाइल। ठीक है, अगर आपने कंपाइल किया और कंपाइल के बाद आपको मिला, अगर मान लीजिए एरर आया, तो उसी एरर को हम बोलते हैं बग, और बग को दूर करने को हम कहते हैं डीबगिंग। मतलब आप सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि डीबगिंग क्या है कि एरर्स को रिमूव करने का काम। अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द कोड गलत है, ट्रांसलेटिंग कोड इनटू मशीन लैंग्वेज ये भी गलत है, और रिमूविंग एरर्स एंड डिफेक्ट फ्रॉम द कोड हाँ ये सही है, क्रिएटिंग फ्लो चार्ट ये भी गलत है। तो हमारे पास ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए पहले से जब हम जा रहे हैं वहाँ पे एग्जाम देने। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन? देखिए, किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस लेवल पे है कि डॉक्यूमेंट्स जो अगला इंसान इस्तेमाल करे, जिसे उसके बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी ना हो, वो भी उस डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल कर लाइक पढ़ के उसको इस्तेमाल कर पाए। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं, सपोज दैट आपने एक स्मार्ट वॉच खरीदी, है ना, या आपने एक PC खरीदा, लैपटॉप खरीदा, तो उसके साथ साथ आपको एक यूज़र गाइड मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन यूज़र गाइड ही होती है, और जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये कैसे रन करेगा, कैसे काम करेगा, है ना। उसके सपोज दैट कोई भी आप डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें आपको एक रीडेबल फॉर्मेट में एक 4-5-10 पेज का एक डॉक्यूमेंटेशन गाइड मिलती है। तो उसमें यही बताया जाता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जब डेवलपमेंट होता है तो उस सॉफ्टवेयर के यूटिलाइजेशन का, सपोज दैट आप एंटीवायरस खरीदते हैं, है ना, एंटीवायरस का लीजिए, एक सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का लीजिए, तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा वो क्या है कि वो यूजर्स के लिए होगा जो यूज कर सकें, लाइक यूजर्स यूज करके उसका इस्तेमाल कह सकते हैं कि उसका बेनिफिट उठा सकें। तो टू मेक द कोड रीडेबल बाय द ह्यूमंस। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, विच डेटा स्ट्रक्चर यूजर लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल? देखिए, एक होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इनका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो आखिरी में आएगा वो क्यू में पहले चला जाएगा। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आपको सीधे से पता है कि ये काम होता है स्टैक में, जो सबसे आखिरी में आता है वो सबसे पहले निकल के जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे आपने क्लास में जब आपने पढ़ाई करी होगी तो बहुत सारे लोग बुक्स कॉपी जमा कराती थी मैम लोग, तो मैम लोगों ने कॉपी जमा कराई और ऊपर नीचे सबको एक सीरीज से रखा, और फिर लास्ट में जो है जो सबसे ऊपर कॉपी आई वो सबसे आखिरी आदमी की आई, तो सबसे पहले चेक हुई, अगर उन्होंने नहीं पलटा और सबसे पहले चेक हुई तो पहली वाली। तो इसी ये काम स्टैक में होता था बेसिकली, इसी को बोलते हैं आप सामान्य भाषा में लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Which of the following is an example of a linear search algorithm? लीनियर सर्च एल्गोरिदम का एग्जाम्पल कौन सा है? अब हम लीनियर सर्च की बात करें, देखिए सर्च जो है एक तो होता है बबल, ठीक है, और दूसरा होता है लीनियर, सॉरी माफ कीजिएगा, एक होता है बाइनरी, एक होता है लीनियर। तो लीनियर सर्च का एल्गोरिदम का अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर आपने लीनियर एल्गोरिदम आपने पढ़ा है, मैंने जब क्लासेस में बताया है, तो ये पता है आपको कि लीनियर की बात जो होती है वो सीक्वेंशियल वे में होती है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो इस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च में इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एंड इट्स सिंपलिसिटी, रीडेबिलिटी एंड ईज ऑफ लर्निंग? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा अपनी सरलता, पठनीयता और आसानी सीखने में आसानी के लिए जानी जाती है? तो अगर हम सीखने में आसानी की बात करें तो आपको सबसे आसान भाषा पाइथन देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके जो कोड्स होते हैं, यूजर लाइक यूजिंग कोड्स होते हैं, दे आर सिमिलर टू इंग्लिश। तो अगर आपने सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी है, इंग्लिश के बारे में हल्की फुल्की भी जानकारी है, तो आप इसे आसानी से सीख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, फ्लो चार्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट ट्रू अबाउट फ्लो चार्ट? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट आर यूज्ड ओनली ड्यूरिंग द कोड फेज। फ्लो चार्ट कैन ओनली रिप्रेजेंट सिंपल एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट आर प्राइमरली यूज्ड फॉर डिबगिंग। फ्लो चार्ट यूज स्पेसिफिक सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑपरेशंस। केवल कोडिंग चरण के दौरान किया जाता है। सरल एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य रूप से डिबगिंग के लिए किया जाता है या फ्लो चार्ट को विभिन्न परिचालनों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, कोडिंग चरण में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये बात आपको क्लियर है। सरल एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करते हैं, केवल सरल नहीं, केवल ना होता तो संभावित हो सकता था। इसका उपयोग डिबगिंग के लिए किया जाता है ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है, फ्लो चार्ट विभिन्न परिचालनों को दर्शाने के लिए विशिष्ट प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे आपको एक कनेक्टर मिलेगा, एरोज मिलेंगे, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा, स्क्वायर बॉक्स, सॉरी स्क्वायर कह रहा हूँ, आपको जो है एंगुलर स्क्वायर मिलेगा, जैसे आप पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग HLL कोड इनटू मशीन कोड इज, अब यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं पिछली बार भी, तो उसको हम बोलते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, देखिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीन तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं। इनके बारे में बहुत ठीक ठाक एक वीडियो मेरी चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, ठीक है, या आप एक बार सर्च कर लीजिएगा लैंग्वेजेस, जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपाइलेशन की बात होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेटिव एल्गोरिथम टू फॉर फाइंडिंग अ फैक्टोरियल नंबर? फैक्टोरियल नंबर को ज्ञात करने के लिए कौन सा सबसे आसान तरीका है, लाइक किससे निकाला जा सकता है? तो हमें पता है कि इसके लिए एक स्पेशल रूप यूज किया जाता है, फैक्टोरियल रूप। व्हाट इज द रोल ऑफ IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? ठीक है, ये पूछा जा सकता है IDE का फुल फॉर्म। ठीक है, IDE क्या होता है ये भी ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ IDE? तो IDE की बात जब हम करेंगे तो हमें ये पता है कि जब भी यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है तो हम जिस यूजर इंटरफेस को इस्तेमाल करते हैं उसको हम IDE बोलते हैं, है ना। तो टू डॉक्यूमेंट कोड ऑटोमेटिकली नहीं, टू टेस्ट कोड थॉरली नहीं, टू प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग टास्क, हाँ ये सही है, टू क्रिएट फ्लो चार्ट नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली आपको आगे भी देखने को मिलेगा, फंडामेंटल डेटा टाइप। तो फंडामेंटल डेटा टाइप में अगर आप बात करें तो आपको लिस्ट देखने को नहीं मिलती। इसमें इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट होता है ना। लिस्ट जो होती है ये फंडामेंटल डेटा टाइप में नहीं होती है। यहाँ पे हिंदी में इस पर तैरना लिख गया है, इसको फ्लोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग, इंटीजर को इंटीजर या पूर्णांक ही रहने दीजिए, लिस्ट को सूची कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, प्रोग्राम में त्रुटियों को ढूंढने और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए त्रुटियों को ढूंढना और आप यूँ कहें कि उनको सही करना, मैंने अभी आपको बताया था कि त्रुटियों को बोलते हैं बग्स, और बग्स को सही करना आपको बोलते हैं डिबगिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही, सॉरी डी सही होगा। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वाइडली यूज फॉर स्टैटिक कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिसिस? स्टैटिक कंप्यूटर और डेटा एनालिसिस के लिए व्यापक रूप से कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है आज के समय में? जैसे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो इसमें पाइथन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ साथ एक और है R, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव सी, देखिए ऑब्जेक्टिव सी का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में नहीं, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में होता है, स्टैटिकल कंप्यूटिंग में नहीं होता। स्विफ्ट का भी नहीं होता, और PHP जो होता है वेब डेवलपमेंट में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो R है। अगर यहाँ पाइथन होता तो पाइथन शुड बी ऑल्सो देयर, क्योंकि पाइथन का भी इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग पैडीग्राम? प्रोग्रामिंग पैडीग्राम इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए प्रोग्रामिंग पैडीग्राम में अगर हम बात करें कि कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिकली दो तरीके के आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रोसीजरल, है ना,
मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले गए, प्रोसीजर के थ्रू चलते गए। दूसरा क्या है कि ऑब्जेक्ट बना के करा। तो दो तरीके के बेसिकली आपको पढ़ाए गए, आपकी बुक में है। ठीक, यहाँ पे जो मतलब जवाब है प्रतिमान नहीं है। तो फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग जैसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग नहीं होती, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। What is a time complexity of the linear search algorithm of worst case scenario? देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ही बार आया है अभी तक। मैंने इसको इसलिए ले लिया है ताकि आपको समझ में आए कि बस आप इसे याद कर लीजिए किसी तरीके से कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि सर्च एल्गोरिथम, लीनियर सर्च एल्गोरिथम की बात होती है तो सीधे आप याद रखेंगे ON स्क्वायर। ठीक है, O in the power of n square when n is the number and O is the sorry starting 22 which statement is true about dynamic programming? डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीधी सीधी बात करेंगे तो ये क्या है कि देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन वाले प्रोग्राम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। ये आपने रेगुलर क्लास में पढ़ रखा होगा। तो मैं सीधे इसमें क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। इट इज प्रोग्रामिंग यूज फॉर डिबगिंग कोड, नहीं। इट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हाँ ये सही है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है ये। तो यहाँ पे हम सीधे इस पे जाएंगे। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर, नहीं। क्रिएटिंग फ्लो चार्ट, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज मैंने अभी आपको बताया कि देखिए लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो आपको पहले दो जनरेशन में जो देखने को मिलेंगी, फर्स्ट और सेकंड में, उनको हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में आपको मशीन लैंग्वेज, सेकंड में आपको असेंबली लैंग्वेज देखने को मिली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी, क्योंकि थर्ड जनरेशन में आपको 1969 के आसपास देखने को मिलती है। The process of planning and design the structure of a program is called, किसी कार्यक्रम की संरचना और योजना बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए प्रोसेस एंड प्लानिंग जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम का होता है उसको हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लाइक ये बेसिकली जितना भी प्लानिंग, डिजाइनिंग, एनालिटिक्स, ये सब काम होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की श्रेणी में रखते हैं। Which type of testing is performed by developer on individual unit component of a program? तो डेवलपर द्वारा किसी प्रोग्राम की व्यक्तिगत इकाइयों या घटकों किस प्रकार परीक्षण किया जाता है? देखिए तो इसमें अगर आपने ये सीधा सीधा है कि ये अगर आपने पढ़ा है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको डिटेल में मैं समझा भी यहाँ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लाइक आप यूँ कहें कि एकदम ईजीएस्ट वे में नहीं समझाया जा सकता, इसको थोड़ा सा डीप जाके पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें हम सीधे सीधे आंसर पे चल रहे हैं। यूनिट टेस्टिंग की बात होती है। ठीक है, बाकी सारे टेस्टिंग क्या होती है ये आपको रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी बताया जा चुका है और कभी आगे मैं अगर फ्री क्लासेस ऐड करूंगा तो उसमें भी आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसे आप शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ एक काम और कर सकते हैं कि इसमें जो है आप पॉज करके अपने आंसर्स टिक करके उसके बाद एनालिसिस देखें तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लाइक कुछ सेकंड्स आप पॉज करें फिर उसके बाद देखें, ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है, हैव अ गुड टाइम अहेड, और अगला सेशन पॉसिबली कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।